नमस्कार दोस्तों, रोहित है यह। दोस्तों, आप लोग का ऐसे का कोर्स चल रहा है, उसी के सिलसिले में ये एक टॉपिक है और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जो जो हम टॉपिक दे रहे हैं, मोटा मोटी 40 टॉपिक के आसपास तुम्हारे पोर्टल पे अपलोड हो चुका होगा। हाँ, 37-38। जो जो टॉपिक दे रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करना। जितना भी टॉपिक हम लोगों ने लिया है, जो हम लोगों का सेट फार्मूला है W⁵, इसको इस्तेमाल करके सारे टॉपिक को हमने डिसेक्ट किया है। तो पहले 2-3 चीज को स्पष्ट देख लो कि जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है कि जज पीपल बाय नॉट व्हाट दे आर बट व्हाट दे स्ट्राइव टू बिकम। लोगों का मूल्यांकन इस आधार पर ना करें कि वे क्या हैं, बल्कि इस आधार पर करें कि वे क्या बनने की प्रयास करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ अ ऐसे मॉड्यूल। मुझे पता नहीं है कि यूट्यूब पर इन लोग डालेंगे कि नहीं डालेंगे। अगर आप देखोगे तो आज वीडियो खत्म होने के रात तक मैं इसका हिंदी मॉडल आंसर भी आपके पोर्टल पे डाल दूंगा और इसका इंग्लिश मॉडल उत्तर भी पोर्टल पे डाल दूंगा। पहला बात तो है कि इस टॉपिक को हम लोग पहले समझते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। ये देखो यार, बोला है इन लोग प्रचार करने के लिए 2299 रुपये में पूरा ऐसे का कोर्स है। मॉडल उत्तर 50 लेक्चर के आसपास होगा टोटल। देखो, इस टॉपिक का पहले मतलब देखते हैं। W⁵ में पहला हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि जो भी टॉपिक रहता है, हम उसमें पहला फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। हम कीवर्ड को पकड़ते हैं और डिसेक्ट करते हैं। टॉपिक का मतलब है कि इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन्स वर्थ शुड नॉट सोनली बी डिफाइंड बाय द पास्ट। एक व्यक्ति की जो महत्व है उसके अतीत पर आप डिटरमाइन नहीं करेंगे, बट बाय देयर कमिटमेंट टू अ बेटर फ्यूचर। वो क्या उसके एस्पिरेशंस हैं, क्या वो बनना चाहता है, क्या उसका सोच है, आप उस व्यक्ति को डिटरमाइन उसके आगामी आने वाले सोच पर डिटरमाइन करेंगे, ना कि उसके अतीत पर। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अभी टॉपिक को डिसेक्ट कर देंगे कंप्लीटली। यूजुअली अगर आप देखें, अगर आप नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो हमने आपको जो हम लोग पढ़ाते हैं उसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन आप बहुत तरह से लिख सकते हैं, पर जितने भी आप लोग वीडियो ऐसे कोर्स के हैं, हम लोगों की आम सहमति बन गई है कि हम लोग यूजुअली एक एनेक्डोट पकड़ के स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कोट पकड़ के भी स्टार्ट करता है, कुछ कोट डालेगा और वहां से स्टार्ट कर लेगा, पर एनेक्डोट वाला ज्यादा अच्छा होता है, उसकी रीच बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग एनेक्डोट से ही स्टार्ट करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत नहीं सोचना है, बाद में सोचना है। कंक्लूजन के बारे में बाद में सोचना है। मेन जो हम लोगों को सोचना है वो बॉडी के बारे में सोचना है, ऐसे के बॉडी के बारे में। ऐसे का जो बॉडी होता है वह 60% बॉडी होता है। तो आपको क्या करना होता है कि जब जैसे आपने टॉपिक सेलेक्ट करा, आप लास्ट पेज पर जाएंगे, इस तरह से आप यहां पर बॉडी सोचना स्टार्ट करेंगे। बॉडी में क्या आपको सोचना है? डिफरेंट डायमेंशंस आपको सोचना है कि इसका सोशल डायमेंशन क्या हो सकता है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन क्या हो सकता है, गवर्नेंस में डायमेंशन क्या हो सकता है। एक चीज याद रखना, तुम्हारा ऐसे तब तक इनकम्प्लीट है जब तक तुमने ऐसे का एंटीथेसिस नहीं लिखा है। एंटीथेसिस का मतलब ये होता है कि ऐसे में कोई भी है, ऐसे ओपन इंडेड है। जब ओपन इंडेड है तो इसका जो दूसरा पक्ष होगा आप उसको भी लिखेंगे। जो ऐसे कोर्स में है वो तो चैंपियन हो चुके होंगे, पर अगर आप नया देख रहे हैं तो आपको हम बताएंगे कि एंटीथेसिस कैसे लिखते हैं। ऐसे फिर से लेट मी रीइटरेट दिस फॉर यू। ऐसे इज इनकम्प्लीट विदाउट द एंटीथेसिस। ऐसे इज अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। यहां पे किसी को 60 नंबर भी मिल सकता है और किसी को 160 नंबर भी मिल सकता है, क्योंकि सामने वाला को यूरेका मजा आया कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, इंट्रोडक्शन हम बाद में आपको लिख कर देते हैं, कंक्लूजन बाद में लिख कर देते हैं और सीधे बॉडी को डिसेक्ट करते हैं। पर इस बार हम उल्टा थोड़ा सा करने वाले हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन से लेंगे। मॉडल उत्तर जो आपके टेलीग्राम ग्रुप में और पोर्टल में देंगे उसको जरूर पढ़ना, ठीक है? बहुत हो गई बात, लेट अस स्टार्ट। हम जब इस टॉपिक को देखते हैं तो उसको टॉपिक को तोड़ने से पहले हम आपके सामने एक स्टोरी रखना चाहते हैं। ये जो पिक्चर है, इस व्यक्ति का नाम है रेनी जॉर्ज। हिज रेनी जॉर्ज। दो व्यक्ति हुए, एक व्यक्ति हुआ केसी जॉर्ज और एक उनकी पत्नी थी रचेल जॉर्ज। ये जो केसी जॉर्ज और रचेल जॉर्ज को अगर आप देखेंगे तो ये दंपति विदेश में रहते थे और बहुत इनके पास पैसा था, पर इस दंपति के पास बच्चा नहीं था, चाइल्ड नहीं था। तो विदेश में रहने के बाद चाइल्ड नहीं था, तो फिर वो वापस केरला आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं और एक फार्म हाउस खरीद लेते हैं और फार्म हाउस में रहना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि केरला में परिवार है, तो जब ओल्ड एज का मामला होगा तो परिवार वाले भाई बहन कुछ ना कुछ तो इनका देख रेख करेंगे और पैसा इनका बहुत था। जब दोनों साथ में रहते हैं
तो एक व्यक्ति है रेनी जॉर्ज, ये इनका रिश्तेदार है। और ये जो रेनी जॉर्ज है ये एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है। जब ड्रग एडिक्ट है तो नौकरी चाकरी कुछ नहीं करता है, घर वाला पैसा नहीं देता है। जब घर वाला पैसा नहीं देता है इस रेनी जॉर्ज को, तो ये एक प्लान करता है। प्लान ये करता है कि अपने 3 दोस्तों के साथ मिलता है और बोलता है कि नशा करने के लिए हम लोगों को पैसे की जरूरत है। और ये बहुत बड़ी सनसनीखेज 1980 के दरमियान बनती है। और वो बोलता है कि अगर हम केसी जॉर्ज और रेचल जॉर्ज, इनका कोई बाल बच्चा है नहीं और अकेले रहते हैं दोनों, अगर हम परिवार है तो हमको एंट्री बहुत आसानी से मिल जाएगा और इनके पास पैसा बहुत है, तो इनका कत्ल करके हम लोग पैसा इकट्ठा कर लेंगे और फिर नशा का काम हम लोग कर सकते हैं। ये व्यक्ति को इतना वो दुर्दांत अपराधी बना और इतना निर्मम हत्या करता है कि इस व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट सुनाया जाता है। और इस कैपिटल पनिशमेंट के बाद आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक डिबेट खड़ा होता है। लेटर ऑन 15 साल बाद आप इसको देखते हैं कि ये व्यक्ति जेल से छूट जाता है। कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ टाइम पनिशमेंट के रूप में तब्दील कर दिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है। रेनी जॉर्ज जब जेल से छूटता है तो एक नई दुनिया स्टार्ट करता है। ये रेनी जॉर्ज एक संस्था बनाता है, एक एनजीओ बनाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति था पर ड्रग्स के चंगुल में फंस जाता है और एक एनजीओ बनाता है। उस एनजीओ का नाम है रेनीज चिल्ड्रन। ये जो रेनीज चिल्ड्रन है ये क्या करता है, अगर मानते हैं कि हम ड्रग एडिक्ट हैं और हम जेल में चले गए और घर के कमाने वाले हम ही थे, तो मेरा जो बच्चा है चुन्नू और मुन्नू मेरा है, अब इस चुन्नू मुन्नू की रक्षा कौन करेगा, पढ़ाई लिखाई कौन करेगा। तो रेनीज चिल्ड्रन एक एनजीओ स्टार्ट करता है और जितने भी लोग जेल में बंद होते हैं उनके बच्चों को एक बहुत ही अच्छा शिक्षा देना स्टार्ट करता है। 15 साल जब जेल से छूटता है तब। उसके बाद ये जो रेनीज चिल्ड्रन स्टार्ट करने के बाद यही रेनी जॉर्ज एक और स्टार्ट करता है प्रिजन फेलोशिप ऑफ इंडिया, जो कि बहुत प्रिजन फेलोशिप ऑफ इंडिया, जो लोग जेल से छूटते हैं 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल बाद जेल से छूटते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ वो स्किल देता है। जैसे कि वेल्डर बना दिया, फिटर बना दिया, हाउसकीपिंग स्टाफ बना दिया। उनको स्किल देके सोसाइटी में फिर जोड़ देता है और वो सोसाइटी का फिर पार्ट बन जाते हैं और कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। जब केसी जॉर्ज ये सब चीजें स्टार्ट करता है तो देश की नक्षत्र पर एक उभरता हुआ सितारा के रूप में आता है और इसको रियल हीरो अवार्ड के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। ही इज द रियल हीरो ऑफ द कंट्री। और ये पुरस्कार कौन देता है, CNN IBN पुरस्कार इनको देता है। और ये पुरस्कार कौन देता है, किरण बेदी पुरस्कार देती हैं। मेरे बंधु मेरी जान, जब इस देश में एक डिबेट छिड़ता है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट जस्टिफाइड है, क्या हम जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको रिफॉर्म करने का मौका देना चाहिए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जज हुए केटी थॉमस, उन्होंने कहा था जब कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ वो जजमेंट दे रहे थे और अपना पक्ष रख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रेनी गिव द क्रेडेंस टू द आर्गुमेंट ऑफ द एंटी कैपिटल पनिशमेंट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रेनी जॉर्ज को उसके आप इतिहास से जज करेंगे कि रेनी जॉर्ज को रेनी चिल्ड्रन से जज करेंगे और प्रिजन फेलोशिप ऑफ इंडिया से जज करेंगे। आप रेनी जॉर्ज को उसके पुराने करतूतों पर जज करना चाहेंगे कि उसका जो नया एस्पिरेशन है उस पर आप जज करना स्टार्ट करेंगे। मेरे बंधु मेरी जान, जैसे आप इस स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे सीधे दिल पर वार करेंगे एग्जामिनर का, एंड ही विल बी फोर्स्ड टू रीड योर कंप्लीट एसे। So my simple submission is very clear कि this topic deals with, it indicates that the person's worth should not solely be defined by their past. उसके अतीत से आप उसको जज मत करिए, but by their commitment to a better future. You judge the person by his aspirations. आप उससे उसको जज करिए, उसके अतीत से जज मत करिए। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। तो जब भी हम लोग बॉडी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बॉडी कंस्ट्रक्ट करने में हम लोग W⁵ के फॉर्मूला को लगाते हैं। तो W⁵ जो कोर्स में उनको तो पता ही है, और जो नए कोर्स में है बताएंगे तो बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। W⁵ में हमारा कीवर्ड उसमें क्या है, एक है कि एस्पिरेशंस। तो हमको जब बॉडी कंस्ट्रक्ट करना है, पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन होगा कि हम बॉडी कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। केवल डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं, केवल एग्जाम्पल नहीं लिख सकेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन मारा कि वेयर डज दिस एस्पिरेशन कम्स फ्रॉम। आप तो टॉपिक यही ना कह रहे हैं भाई साहब, आप तो टॉपिक यही कह रहे हैं कि आप उसके एस्पिरेशंस पर जज करिए, व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, आप उस पर जज करिए। तो वेयर डज दिस एस्पिरेशन कम फ्रॉम, हमने क्वेश्चन मारा तो हमको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन मारेंगे, दूसरा पैराग्राफ मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन मारेंगे, तीसरा पैराग्राफ मिल जाएगा, और लैच करते हुए बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, 60% ऐसे लिख देंगे। मेरे बंधु, वेयर डज द एस्पिरेशन कम फ्रॉम, हमारा और आपका एस्पिरेशन कहाँ से आता है। हमारा और आपका एस्पिरेशन इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब हो सकता है कि भाई हम IAS बनना चाहते हैं,
हम 12वीं फेल हैं, 12th फेल हैं, एक पिक्चर भी आई हुई है। हमको मेरे अतीत से मत जज करो। हम आईपीएस बनना चाह रहे थे और हम आईपीएस बनते हैं, तो हम आईपीएस बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे एक इंडिविजुअल आशा हुई, एक इंडिविजुअल एस्पिरेशंस हुआ, उसके चलते हमारा एस्पिरेशंस आ सकता है। दूसरा एस्पिरेशंस सोसाइटी दे सकता है। हम समाज में देखते हैं कि जो भी लाल बत्ती वाले पदाधिकारी हैं उनकी बहुत इज्जत है, उनका बहुत सम्मान है, तो मेरा एस्पिरेशंस आईएएस आईपीएस बनने का वहां से आ सकता है। पर एक एस्पिरेशंस और कहां से आ सकता है? एक एस्पिरेशंस अगर आप देखोगे तो बहुत तरह का एस्पिरेशंस है। एक एस्पिरेशंस दशरथ मांझी का भी है, और जो दशरथ मांझी का एस्पिरेशन कहां से आ रहा है? सर्कमस्टांस से आ रहा है। एस्पिरेशन सर्कमस्टांस से हो सकता है। आप दशरथ मांझी को देखेंगे तो दशरथ मांझी क्या है? एक ईंट फोड़ने वाला एक मजदूर है। पर वही दशरथ मांझी को अगर आप जज करेंगे उसके इतिहास से, उसके अतीत से, कि वो तो हथौड़ी उठाने वाला व्यक्ति है, एक मेहनतकश इंसान है, पर ऐसी स्थिति बन पड़ती है, ऐसा सर्कमस्टांस बन पड़ता है कि गया में वो एक पर्वत के सीने को 2 चाक में फाड़ देता है और एक रोड बना देता है। आप दशरथ मांझी को उसके अतीत से मत जज करिए, उस समय की परिस्थिति से मत जज करिए, उसके एस्पिरेशन से जज करिए कि वह दशरथ मांझी प्रेम को अमर कर बैठता है, प्रेम को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। मेरे बंधु मेरी जान, होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी टर्स एंड क्लियर। अब हम लोग आगे इसको डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जज पीपल बाय नॉट व्हाट दे आर बट व्हाट दे स्ट्राइव टू बिकम। यह है हमारे डॉक्टर एपीजे। हाउ एपीजे स्टार्टेड हिज कैरियर कैसे स्टार्ट करते हैं? ही कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ये एक डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट करते हैं, न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का। न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट करने के बाद ये क्या बनते हैं? स्पेस साइंटिस्ट बनते हैं, है ना। मिसाइल बनाना, मिसाइल मैन बनते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं एपीजे? उसके बाद देश के सबसे हाईएस्ट पद पर चले जाते हैं। द हाईएस्ट पद जो है देश का प्रेसिडेंट है। माई सिंपल सबमिशन टू यू इज evaluate the individual on the basis of their aspirations and not the initial stage. What was the initial stage? He was a delivery boy. So judge the merit by his aspirations, what he strives to become, rather than his initial stage. Judge on his aspirations that what he strives to become. इतना ही नहीं, अगर आप अंगुलीमाल डाकू का स्टोरी देखेंगे तो अंगुलीमाल डाकू का आप लोगों को स्टोरी पता होगा। अंगुलीमाल क्या है कि अपने जो भी लोग जाता था उसको अंगुली काट लेता था और अंगुली का हार बनाकर पहन लेता था। भगवान बुद्ध जा रहे थे तो लोग बोला कि प्रभु इस जंगल से मत जाइए, जब आप इस जंगल से जाएंगे तो यहाँ पे अंगुलीमाल नामक एक डाकू है। जब अंगुलीमाल नामक एक डाकू है तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपका भी अंगुली काट के हार बना लेगा। भगवान बुद्ध जाते हैं। भगवान बुद्ध जब जाते हैं तो अंगुलीमाल पीछे से आवाज देता है, ओ संत रुको, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे अंगुलीमाल का क्षेत्र है? मैं धरती का सबसे ताकतवर व्यक्ति हूं। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि तू धरती का सबसे ताकतवर व्यक्ति है? तो अंगुलीमाल बोला कि तू कोई भी एक काम बोल जो मैं उसे नहीं कर सकता हूं। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि जो आप जिस पेड़ से तुम कूद कर आए हो उसकी एक टहनी को तोड़ो और लेकर आ जाओ। तो बोलता है कि यही तुमको ताकतवर प्रूफ करने के लिए काफी है। वो लपक कर एक टहनी को पकड़ता है और टहनी को तोड़ देता है। भगवान बुद्ध के पास लाता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि इस टहनी को जाकर जोड़ाओ। जब बोलता है कि अरे हम इस टहनी को कैसे जोड़ सकते हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल अभी तो तुमने कहा कि तुम इस धरती के सबसे ताकतवर इंसान हो। जो व्यक्ति एक टहनी को नहीं जोड़ सकता है, जब तुम एक टहनी को जोड़ने की ताकत नहीं रखते हो, तो तुम जब किसी को मार कर जीवित नहीं कर सकते हो तो तुमको किसी को मारने का हक कौन देता है? वही अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन होता है और अंगुलीमाल डाकू एक बहुत बड़ा सन्यासी के रूप में आप हमारे और आपके सामने उपस्थित होता है। तो डोंट जज अंगुलीमाल डाकू बाय हिज पास्ट, जज बाय हिज एस्पिरेशंस और द व्हाट ही स्ट्राइव्स टू बिकम। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आई मेड माय पॉइंट वेरी टर्स एंड क्लियर। अगर आप और एग्जांपल देखेंगे तो यह है मलाला। अपने भारत की नहीं है मलाला, पर मलाला का अगर आप इतिहास देखेंगे तो मलाला, आप देखो जो भी ऐसे वाले बैच के लोग हैं, देखो हम वही चीज को रिपीट करना स्टार्ट कर दिए हैं, जानबूझ कर रिपीट कर रहे हैं। अंगुलीमाल वाला भी रिपीट कर रहे हैं, मलाला को भी रिपीट कर रहे हैं। मलाला का जन्म कब होता है? मलाला का जन्म 1997 में होता है। मलाला जी का जब 1997 में जन्म होता है तो 2008 का समय होता है और 2008 के समय में तालिबान का टेक ओवर होता है। तालिबान कहाँ टेक ओवर करता है? स्वात वैली में टेक ओवर करता है। आपको पता है कि जो तालिबान की जो सोच है वो दकियानूसी सोच है, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया का सोच है। वह बोलता है कि लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की स्कूल में नहीं पढ़ेगी। 2012 में इस छोटी सी बच्ची ने एक बुलंद आवाज के साथ तालिबान हुकूमत की मुखालफत की एंड शी पब्लिकली स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर द राइट ऑफ द वीमेन।
बस में कुछ तालिबानी गुंडे चढ़ते हैं और तालिबानी गुंडे बस में पूछते हैं कि इसमें मलाला कौन है। ये बच्ची बोलती है कि मैं मलाला हूं। बंदूक का बैरल खुलता है और इस छोटी सी बच्ची के गर्दन पर लगाकर मारता है, जिससे वो मूक और बधिर हो जाती है। इसको लंदन भेजा जाता है। पूरे विश्व में एक आवाज उठती है और यह लंदन चली जाती है। और यही मलाला शी स्टार्टेड एडवोकेटिंग एट द एज ऑफ द 12 और 13 माय डियर फ्रेंड्स। और 2014 में इसी मलाला को नोबेल पीस प्राइज मिलता है। डोंट जज मलाला, डोंट जज पीपल बाय देयर एस्पिरेशंस, व्हाट दे स्ट्राइव टू बिकम। मलाला को आप उसके पुराने इतिहास से मत जज करिए, वो क्या बनना चाहती है इस चीज पर जज करिए। वो क्या बनना चाहती है, व्हाट शी स्ट्राइव फॉर। She strived for the women right. She strived for the equality. वह दकियानूसी सोच के खिलाफ आवाज को बुलंद ताकत देती है। वह तालिबान के चेहरे पर तमाचा है, मेडिवल ख्यालात पर तमाचा है। She is advocating for the rights of the women, my dear friends. What she strives to become, आप इस चीज पर उसको जज करिए। आप इतना ही पर मत रुकिए। यह है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा वो लड़की हैं जो CISF की बहाली में जाती हैं। कुछ गुंडे और कुछ चोर इनका पर्स छीनने की कोशिश करता है। जब उसका विरोध करती हैं तो इस अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से ढकेल देता है और इनका पैर कट जाता है, मेरे बंधु मेरी जान। पर यह अरुणिमा सिन्हा को इनकी परिस्थिति पर मत जज करिए, व्हाट शी स्ट्राइव्स टू बिकम इस पर जज करिए। यही अरुणिमा सिन्हा, शी बिकम्स द फर्स्ट फीमेल इन द कंट्री टू स्केल माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की छाती पर अपने पैरों की निशान छोड़ने वाली अरुणिमा सिन्हा को आप याद करिए। शी स्ट्राइव्स टू बिकम द inspiration for the youth of this country, for the youth of this world. What she strives to become, she strives to inspire the people. Don't judge her by her circumstances, my dear friends. ये है रानी रामपाल. She comes from a very humble background. Don't judge रानी रामपाल by her past, कि humble background से आती है. Judge रानी रामपाल by her aspirations, what she strives to become. यही रानी रामपाल के नाम पर रानी रामपाल स्टेडियम रायबरेली में बनता है। आप इससे उसको जज करिए, रानी रामपाल को। आई होप आई मेकिंग माई पॉइंट्स विद एंड क्लियर। ये सब चीज हम आपको समझा दिए। अब डायमेंशन हम लोग ओपन करना स्टार्ट करते हैं। अरे रानी रामपाल तो छोड़ो, सुंदर पिचई के बारे में भी देख लो। सुंदर पिचई एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। जज सुंदर पिचई बाय हिज एस्पिरेशंस, व्हाट ही स्ट्राइव टू बिकम, रादर देन हिज हम्बल बैकग्राउंड। उनके इतिहास से मत जज करो। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की आप हमसे बात करोगे तो अभी हमको बहुत पसंद है, पंजशीर में अहमद मसूद वगैरह लड़ रहे हैं, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वाला पंजशीर में। अभी भी तालिबान कहता है कि पंजशीर को कब्जा कर लिया है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग बोलते हैं कि अभी भी हम लोग मोर्चा संभाले हुए हैं। डोंट जज पंजशीर बाय इट्स प्रेजेंट, कि बहुत कमजोर है। जज पंजशीर बाय द एस्पिरेशंस व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर। व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर? दे आर फाइटिंग फॉर द डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान, दे आर फाइटिंग फॉर द मॉडर्न अफगानिस्तान। जज देम बाय दिस, नॉट बाय देयर पास्ट, नॉट बाय देयर प्रेजेंट, कि बहुत कमजोर है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करोगे तो जापान पे जब बम की बरसात की गई, जब हिरोशिमा और नागासाकी को बम से भून दिया गया, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बरसाए गए, डोंट जज जापान बाय दैट पास्ट। उस समय की स्थिति से मत देखो। जापान ऐस से उठता है और विश्व में महाशक्ति के रूप में दस्तक और हस्ताक्षर देता है। जज जापान बाय दैट, माय डियर फ्रेंड्स। भारत के केस में 1991 में भारत की जो स्थिति थी वो $266 बिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था थी। आज विश्व के 5वें बड़े महाशक्ति के रूप में हम लोग उपस्थित हैं और अपने दस्तक दे रखे हैं। तकरीबन अगर हमको ठीक से याद है तो 3.7 बिलियन की इकोनॉमी है हमारी, ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जज अस बाय व्हाट वी स्ट्राइव टू बिकम। वी स्ट्राइव टू बिकम the superpower one day in coming 5 to 10 years. We strive to become the superpower. Don't judge us by what we were in 1991, my dear friends. अगर आप ध्यान से देखो तो ये लड़की हैं, इनका नाम है मनेका गुरुस्वामी और इनका नाम है अरुंधति काटजू। ये दोनों लेस्बियन हैं, ठीक है। फैंसी मीडियम समझ गया होगा, हिंदी मीडियम। लेस्बियन मतलब होता है कि जो शारीरिक संबंध लड़का और लड़की में नहीं बनेगा, है ना, लड़की और लड़की में बनेगा तो उसको कहते हैं लेस्बियन। गे का मतलब है कि लड़का को प्यार लड़का से होगा, लड़का को लड़की से प्यार नहीं होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं गे। अब ध्यान से देखो, पहले हमको भी बहुत एलियन कॉन्सेप्ट लगता था जब हम देहाती थे, तो है ना, तो अखबार पढ़ो, है ना। तो मनेका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू, इनका एक हियरिंग का दाम है 3 लाख रुपया। आपका केस पोस्टपोन हुआ कि क्या हुआ वो आप समझिएगा, पर एक बार सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो गई, सीनियर सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, 3 लाख रुपया इनका फीस है। डोंट जज
बाय द प्रेजेंट सर्कमस्टांस ऑफ मनेका गुरुस्वामी एंड अरुंधति काटजू। प्रेजेंट क्या है? हमको आपको लग रहा है कि ठीक है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। जज बाय व्हाट दे स्ट्राइव टू बिकम। उनका एस्पिरेशंस क्या है? आपको पता है कि देश में 135 मिलियन लोग इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। हमको और आपको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा और आपका टेस्ट ठीक है नॉर्मल सा है, पर जरूरी नहीं है कि अगर हमको टेस्ट लड़की में है और हमको आप शादी कर देते हैं कि लड़का के साथ और बोलिएगा कि आप इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं, आप क्या मैं जीवन में खुश रह सकता हूं? लस्ट इज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ द लव बट इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लव। तो क्या हम खुश रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं खुश रह सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट लड़का में है और हमने आपको लड़की से शादी कर दिया तो आप उस लड़की के साथ खुश रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप इनकी संख्या देखेंगे तो इनकी संख्या पूरे भारतवर्ष में 135 मिलियन है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब आप गुना कर लो इनकी संख्या कितनी है। तो जो मनेका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू जो लड़ रही हैं वो प्रेजेंट में आपको लगता होगा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए लड़ रही हैं, बट ट्राई टू गेज हर और जज हर by what she strives to become. She strives to fight for the right of these 135 million people. She strives to fight for the equality of these nationals. ये भारत के नागरिक हैं, इनको भी देश की रिसोर्सेज पर उतना ही हक है जितना आपको है। केवल इनके साथ एक चीज की प्रॉब्लम है क्योंकि इनका ओरिएंटेशन कहीं और है, तो आप इस तरह से इन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांसजेंडर है जो ट्रेन में हम लोग को मिलता है, हम और आप उसको एक द्वितीय नागरिक के सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में केवल देखते हैं क्योंकि उसका ओरिएंटेशन अलग है और उसमें तो कोई कमी नहीं है। उसको भी इस देश के रिसोर्सेज पर उतना ही हक है जितना आपको है। तो ये जो औरत लड़ रही हैं, डोंट जज हर बाय दैट शी इज फाइटिंग द केस फॉर द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, जज हर बाय व्हाट शी स्ट्राइव्स टू बिकम। शी स्ट्राइव्स टू मेक द सोसाइटी जस्ट, शी इज स्ट्राइविंग टू मेक द सोसाइटी इक्वल, शी इज फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ 135 मिलियन पीपल, माय डियर फ्रेंड्स। Judge her by what she strives to become, to create an equal society, to create a more democratic space, to create a more better India, to make a more compassionate India, to make a more compassionate society for our citizens. अभी हमको आपको दिक्कत नहीं, पर क्या हो सकता है आपके बेटा हो, आपकी बेटी हो और उसका ओरिएंटेशन लड़की के प्रति हो, तब आप क्या करेंगे? है ना? तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप। इस तरह से डायमेंशन बहुत सारा खोल सकते हैं। थोड़ा सा एंटीथेसिस देख लो, क्योंकि हमने आपको लिखा कि एंटीथेसिस के बारे में आपको जरूर लिखना है। तो एंटीथेसिस क्या होता है कि इस टॉपिक के अगेंस्ट में लिखना है, क्योंकि टॉपिक क्या है? ओपन इंडेड है। जब भी टॉपिक ओपन इंडेड है और तुमने एंटीथेसिस नहीं लिखा तो मान लो कि 2 4 5 10 नंबर तो काट ही देगा तुम्हारा। तो एंटीथेसिस क्या है? अभी हम क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति के प्रेजेंट पर मत जज करो, वो क्या बनना चाहता है, उसकी सोच क्या है, आप उस पर जज करो। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हो, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति का उस समय का प्रेजेंट क्या था कि वो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। सुधा मूर्ति क्या करती हैं? अपने एस्पिरेशंस को क्लब करती हैं। किसके साथ? डेडिकेशन के साथ क्लब करती हैं। आज के डेट में सुधा मूर्ति क्या है भाई? सुधा मूर्ति का दामाद यूनाइटेड किंगडम का हीरो है, सबसे प्राइम मिनिस्टर है। सुधा मूर्ति का दूल्हा इन्फोसिस का फाउंडर है। अगर इन्फोसिस ना हो तो जितना जो इंजीनियर सब हैं सब बेरोजगार रह जाए, वो ट्रेन में भर के ले जाता है ना? किसी भी कॉलेज में देखोगे 1000 जीईटी को ले गया विप्रो, 1000 जीईटी को ले गया इन्फोसिस और टीसीएस। अगर ये 3 और कॉग्निजेंट। अब लड़की लोग से पूछो कि मम्मी से पूछो क्या कि मेरी बेटी सीटीएस में काम करती है, कितना का पैकेज है? 3.25 लाख रुपया का है। हाथ में कितना मिलता है? तो 22 के। और सैटरडे संडे जस्ट रॉक ऑन द डांस फ्लोर, है ना? व्हाट अ क्लासिक लाइफ यू हैव। ये जब टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वाला सीटीएस, इस सब का कर्णधार है इन्फोसिस वगैरह, ठीक है। सुधा मूर्ति सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, हर एस्पिरेशंस वाज क्लब विद द डेडिकेशन। अगर आप देखेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में गरीबों को एजुकेशन दे रही हैं, सोसाइटल वेलफेयर ट्राइबल बेल्ट में दे रही हैं। जज हर बाय व्हाट शी स्ट्राइव्स टू बिकम, माय डियर फ्रेंड्स। एंटीथेसिस लिखो। एंटीथेसिस में हम लोग क्या लिखेंगे कि ठीक है व्यक्ति को आप उसके एस्पिरेशंस पे तो जज करिए, पर उसके प्रेजेंट पर भी आप उसको जज करिए। यही एंटीथेसिस हो गया। अभी तक हम क्या करें कि उसके प्रेजेंट सर्कमस्टांस पर जज मत करिए, वो क्या सोचता है, क्या बनना चाहता है, इस पर आप जज करिए। एंटीथेसिस में क्या करेंगे कि भाई सोच तो कोई बढ़ा सकता है, पर उस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत कश बनना पड़ता है। सोच तो हम 12वीं फेल हैं, पर हमारा सोच है कि सीधे कलेक्टर बन के रैंक 1 लाएंगे। इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमको प्रतिदिन 8 घंटा टेबल कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। प्रतिदिन हिंदू से दिमाग को भंभोरवाना पड़ेगा। भंभोरवाना में समझ लो ना, अटैक, जैसे बीज वगैरह अटैक करता है ना, मधुमक्खी वगैरह, उसको भंभोरना कहते हैं फैंसी मीडियम। तो भंभोर दिया मतलब इतना काटा कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो हिंदू से अपने आप को दिमाग को भंभरवाना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो कितना उसमें रंगीन पेज आता है, पेज 3, पेज 4,
तो हिंदू देखो तो इतना नीरस अखबार है कि मन खराब कर देता है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटा टेबल कुर्सी पे बैठ के भुकवाना पड़ेगा, अपना माथा ठोकना पड़ेगा, तब जाकर आईएएस बनोगे, डिप्टी कलेक्टर बनोगे। तो हम अब एंटीथेसिस में लिखेंगे कि हाँ, व्यक्ति को उसके सोच पर जज करना चाहिए, पर उसको प्रेजेंट सर्कमस्टांस का भी ध्यान रखना चाहिए और प्रेजेंट सर्कमस्टांस को इस तरह से मेहनत करना चाहिए कि वो अपने जो एस्पिरेशन है उसको पा सके। जैसे अगर तुम देश में देखोगे तो देश भारत जो है स्टार्टअप के रूप में विश्व का 3rd लार्जेस्ट हब बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाउ हमारे जो यूथ हैं, दे आर नॉट द जॉब सीकर, दे आर मोर द जॉब गिवर। पर यह भी एक सच्चाई है कि भारत में 1,27,000 स्टार्टअप पर डे बंद होता है, प्रतिदिन। यू कैन इमेजिन दिस, पर डे इतना स्टार्टअप बंद हो रहा है, एक दिन बंद हो रहा है। मेरे बंधु, स्टार्टअप जो बंद हो रहा है, ये तो सोच तो बहुत अच्छा लिया। जब कोई एक स्टार्टअप होता है तो वो सोच तो बहुत अच्छा है। तो आप कहेंगे कि वो प्रेजेंट सर्कमस्टांस पे उसको जज मत करिए, वो क्या बनना चाहता है इस पर जज करिए कि हम 1,000 आदमी को नौकरी देंगे, 500 आदमी को नौकरी देंगे। डोंट जज देम बाई what they are at the present, judge them what they aspire for. They aspire to make a better place. They aspire to provide more jobs. They aspire to become a job giver instead of the job seeker. पर हम उसके प्रेजेंट को देखेंगे तो हमको इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि जो इंडिविजुअल है, इट इज गुड टू अप्रिशिएट द एम्बिशंस और द एस्पिरेशंस, बट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटी इज नीडेड। हमको ये देखना होगा कि इस व्यक्ति में क्षमता है कि नहीं कि एक स्टार्टअप चला सकता है। हम लोगों को ये देखना होगा कि इस व्यक्ति में इतनी काबिलियत है क्या, इसके पास डिग्रियां इतनी हैं क्या, इसके आइडिया में इतना ताकत है क्या कि वेंचर कैपिटलिस्ट इसको फंड करेगा। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट फंड नहीं करेगा तो ये कैसे अपने स्टार्टअप को चला सकता है। हम लोग को ये देखना होगा कि इस व्यक्ति का एस्पिरेशन तो बहुत अच्छा है कि बहुत बड़ा हब बनाना चाहता है, देश में रोजगार पैदा करना चाहता है, अच्छा सिस्टम, ही वांट्स टू मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। पर हम लोग को ये देखना चाहिए कि जो स्टार्टअप कर रहा है, इसने प्रॉपर मार्केट रिसर्च करा है क्या। हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के पास सब्सटेंशियल बिजनेस मॉडल है क्या। अगर आप बिजनेस मॉडल में देखोगे तो अभी जितना अनअकैडमी है, फन अकेडमी है ना, या वाला है, ये सारा अभी आप एम्प्लॉय को हटा रहा है। इनका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है ही नहीं। जब तक वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा है, तुम जला रहे हो। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हाथ उठाएगा, तुमको भागाने के अलावा कुछ और तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, नौकरी से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो तुम्हारा बिजनेस मॉडल फेल कर जाएगा, है ना। अभी अगर बैजू को देखोगे तो इस पर अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी इस पर छापा मारा है, फेमा वायलेशन के थ्रू, है ना, कि विदेश से तुम पैसा मंगा लियो। तो कहने का मतलब है कि जो बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं। तो डोंट जज बैजू और दिस एडटेक कंपनीज by what they aspire to become, what they strive to become. We need to judge them by their substantial business model. प्रॉपर मार्केट रिसर्च है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उद्योगपतियों का पैसा तुम चला रहे हो। तो ये एंटीथेसिस है। इस तरह से एंटीथेसिस लिख के तुम आगे बढ़ सकते हो, और भी एंटीथेसिस हम मॉडल आंसर में लिख के तुम लोग को दे देंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखो, इंट्रोडक्शन क्या है, रेनी जॉर्ज की स्टोरी से स्टार्ट करना। मॉडल आंसर में उसका हम स्टोरी लिख के तुम लोग को दे देंगे। रेनी जॉर्ज वाला बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन पकड़ेंगे। इंट्रोडक्शन रेनी जॉर्ज की स्टोरी एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे। जो बॉडी में हम डिफरेंट डायमेंशन तुमको बताए हैं, उस बॉडी को लैच कर देना। लैच कैसे करते हैं, मॉडल आंसर पढ़ने ना तुम लोग को बता रखे हैं। और कंक्लूजन, एक हम बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखेंगे। क्या कंक्लूजन लिखेंगे, इन अ वर्ल्ड ड्रिवन बाय द आउटकम्स एंड द मेजरेबल रिजल्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएटिंग द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर एस्पिरेशन ऑफर्स अ रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव। जब हम दुनिया में किसी को जज करते हैं, जब आप उसके एस्पिरेशन से जज करते हैं, व्हाट दे स्ट्राइव टू बिकम, एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। And acknowledges the complexity of the human potential. The story of those who overcome odds to achieve the greatness underscore the importance of nurturing the aspirations. इसी स्टार्टअप में से कोई फ्लिपकार्ट भी बन जाता है, कोई जोमेटो भी बन जाता है। However, it is equally critical to incorporate a balanced approach that consider the current effort, challenges and the broader societal context. हाँ, एस्पिरेशंस रखना है, पर हमें यथार्थ को नहीं भूलना है, उनकी परिस्थितियों को नहीं भूलना है। हमें यह ध्यान में रखना है कि इसको पाने के लिए हमें क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा। The narrative of Sudha Murthy, the renowned philanthropist and the author, epitomizes this synthesis. From her early aspiration as a software engineer to her present endeavors in the education and the social welfare, Murthy's journey combines aspiration with consistent dedication, contributing to the lasting societal change. In conclusion, evaluating the individual based on their aspiration is an invitation to embrace the holistic perspective. है ना, कि आप व्यक्ति के जब आप उसको जज कर रहे हैं उसके एस्पिरेशंस पे, तो ये holistic assessment है, one that nurtures potential, acknowledges reality and respects the nuanced interplay of the societal influences. This principle extends
a hand of empathy and understanding, recognizing that the human growth is an intricate tapestry. Tapestry मतलब होता है कपड़ा, है ना? Tapestry woven from the ambition, effort and the intricate dance of the circumstances. As we strive to become a more inclusive and compassionate society, we must embrace the richness of each individual's narrative, driven not merely by what they are today, but the promise that they aspire to become. एक बैलेंस्ड अप्रोच लिखे और कंक्लूजन लिख के निकल गए. बाकी मॉडल आंसर आपके ग्रुप में हम डाल देंगे, आप वहां से उसको देख लीजिएगा. साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित.